controversial figures of all time, one of the best investor of all time, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग मोस्ट जनरस गिवर। वहीं दूसरी तरफ एक नाजी कोलैबोरेटर, एजेंट ऑफ केओस, वर्ल्ड्स बिगेस्ट ड्रग डीलर, मास्टर मैनिपुलेटर, वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल इन द वर्ल्ड। एक इंसान और इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज़, इन सभी टाइटल्स के पीछे नाम आता है जॉर्ज सोरोस का। भारत के खिलाफ अपने रिमार्केबल स्टेटमेंट्स के कारण इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि भारत के दो सबसे बड़े ओपोजिशन बीजेपी और कांग्रेस एक ही साथ नजर आ रहे हैं, जो खुद में ही एक बड़ी बात है। सोरोस ने रिसेंटली म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर को हिटलर से कंपेयर करा और यह बताया कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन उसके लीडर एक डिक्टेटर है। आखिर कौन है ये जॉर्ज सोरोस और क्या चाहते हैं हमारे देश से, आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु शर्मा और लेकर आया हूं आपके लिए द हंट ऑफ इविल, जॉर्ज सोरोस। टू गिव हिम अ फेस, जॉर्ज सोरोस एक 92 ईयर ओल्ड हंगेरियन अमेरिकन बिजनेसमैन और एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में एक प्रॉस्पेरस जूइश फैमिली में हुआ। नेटिवली ये एक हंगेरियन है, लेकिन हंगरी में इन्हीं के नाम से एक स्टॉप सोरोस लॉ है जिससे इलीगल इमिग्रेशन को रोका जा सके। ये पहली बार नहीं है जब द मोस्ट जनरस गिवर के खिलाफ कुछ ऐसा हुआ हो। रिसेंटली इन्होंने भारत पर हमला करते हुए म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है लेकिन उसके लीडर डेमोक्रेट नहीं है, और उनका इतनी तेजी से आगे बढ़ने में मुस्लिम्स के खिलाफ किए गए वायलेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया एक क्वाड का मेंबर है विच इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, और फिर भी रशिया से बहुत कम प्राइस पर ऑयल खरीदकर उसे भारी मुनाफा कमा रहा है। इन सभी स्टेटमेंट से यह बहुत क्लियर है कि सोरोस इंडिया को एक अच्छी स्थिति में नहीं देखना चाहते। उन्होंने अडानी और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए, जहां उन्होंने बताया कि मोदी और बिजनेस टाइकून अडानी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अडानी इज अक्यूज्ड ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन, जिस पर मोदी अभी तक शांत है, लेकिन उन्हें पार्लियामेंट में उठे गए सवाल और फॉरेन इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। उनके हिसाब से यह सभी चीजें नरेंद्र मोदी की फेडरल गवर्नमेंट पर पकड़ बहुत कमजोर कर देगी और मच नीडेड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के दरवाजे खोल देगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट करा कि आई मे बी नेव बट आई एक्सपेक्ट अ डेमोक्रेटिक रिवाइवल इन इंडिया। वेल, इसको आसान भाषा में अगर सीधे सीधे देखा जाए तो उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, रेजिम चेंज इन इंडिया। वेल, यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने इंडिया के खिलाफ ऐसे व्यूज दुनिया के सामने रखे हैं। 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए बताया कि कैसे डेमोक्रेटिकली चुने गए पीएम एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और कश्मीर पर भी अपने व्यूज के साथ साथ CAA एक्ट को भी टारगेट करते हुए बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स की सिटीजनशिप को छीनने की धमकी दे रहे हैं। वेल, अपने ऐसे ही व्यूज के कारण ये अक्सर किसी न किसी कंट्री में ट्रेंड करते ही रहते हैं। इंडिया अकेला देश नहीं है जिसके खिलाफ ये ऐसे व्यूज रखते हैं। यूएस, रशिया, चाइना और बाकी ऐसे ही राइट विंग आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करने वाले तमाम लीडर्स और कंट्रीज के खिलाफ है, और उन सभी कंट्रीज में इनका एक ही मकसद है, सत्ता पलट। एक ऐसी सरकार जो उनकी आइडियोलॉजीज को फेवर करे, या फिर यूं कह लो कि ये अपनी आइडियोलॉजीज दूसरे देशों पर इम्पोज करना चाहते हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए आइए पहले समझते हैं जॉर्ज सोरोस को। जॉर्ज सोरोस का जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी में हुआ था। वैसे तो उनका नाम श्वार्ट्ज है, लेकिन ज्यूज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और हॉस्टिलिटी को देखते हुए इनकी फैमिली ने सोरोस नाम अपना लिया। सोरोस उस टाइम बस 13 साल के थे जब नाजी जर्मनी ऑक्यूपाइड हंगरी और हिटलर ने ज्यूज के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी। वैसे तो वो खुद भी एक जूइश थे, लेकिन वॉर के सर्वाइवल के लिए उन्होंने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए जो कि क्लेम करते थे कि वो सभी क्रिश्चियंस थे। उनके फादर तिवादर ने अपनी फैमिली के साथ साथ और कई हंगेरियन जूइश की भी जान बचाई, और बाद में खुद सोरोस ने यह बताया कि 1944 उनकी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट ईयर था, विच गेव हिम द अपॉर्चुनिटी टू सी हिज फादर एज द रियल हीरो। सोरोस 17 साल की उम्र में इंग्लैंड शिफ्ट हो जाते हैं, जहां इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेते हैं, जहां पर फिलॉसफी उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है, पर्टिकुलरली द आइडियाज ऑफ कार्ल पॉपर, जिन्होंने ओपन सोसाइटी के नोशन को इंट्रोड्यूस करा। और सोरोस उनसे इतना प्रभावित होते हैं कि आगे चल के वो खुद की ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन रखते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। मूविंग ऑन नेक्स्ट, जॉर्ज सोरोस ने अपने फाइनेंशियल करियर की शुरुआत 1954 मर्चेंट बैंक सिंगर एंड फ्रीडलैंडर ऑफ लंदन में क्लर्क से करी, एंड लेटर ऑन वेंट टू आर्बिट्रेज डिपार्टमेंट, जहां उन्होंने मार्केट की नॉलेज ली। 1969 में सोरोस ने इन्वेस्टर्स के $4 मिलियन के साथ एक खुद का डबल ईगल नाम का हेज फंड शुरू किया, जिसमें खुद उनके
$250,000 शामिल थे। इसका आगे चल के नाम क्वांटम फंड रख दिया बेस्ड अपॉन द क्वांटम मैकेनिक्स, एंड लेटर ऑन ये सोरोस फंड मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंड बना। हेज फंड बेसिकली प्राइवेट इन्वेस्टर्स की एक लिमिटेड पार्टनरशिप होती है जहां उनके सारे एसेट्स प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं और डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करके एक अबव एवरेज इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अर्न करते हैं। क्वांटम फंड जो कि सोरोस मैनेज करते थे इतना सक्सेसफुल हुआ कि 1970 से 2000 तक उसके एवरेज एनुअल रिटर्न्स 30% थे। हालांकि सडनली जुलाई 2011 में जब फंड के एवरेज कंपाउंड रिटर्न्स 20% थे, सोरोस अनाउंस करते हैं कि उन्होंने अपने सारे इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर दिया है और खुद की फैमिली फॉर्च्यून से $24.5 बिलियन फंड में इन्वेस्ट कर दिए हैं। और इस सब का कारण था द न्यू रूल्स ऑफ यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग हेज फंड्स जिनके पास $150 मिलियन से ज्यादा एसेट्स थे उनको अपने इन्वेस्टर्स की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कराना मस्ट था, एंड सोरोस फेल्ट कि इससे उनके इन्वेस्टर्स की सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज होगी। वेल, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग फॉर समवन हु बिलीव्स इन ट्रांसपेरेंसी एंड ओपन सोसाइटीज। 2013 में क्वांटम फंड ने $5.5 बिलियन कमाए, मेकिंग इट द मोस्ट सक्सेसफुल हेज फंड इन हिस्ट्री। 1973 में अपनी शुरुआत से द फंड हैज जनरेटेड ओवर $40 बिलियन। वेल, इनका नाम स्पॉटलाइट में तब आया जब इन्होंने ब्रिटिश करेंसी पाउंड स्टर्लिंग को शॉर्ट सेल करके एक दिन में $1 बिलियन कमाए, जिसके बाद से उन्हें द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड का टाइटल दिया गया। एक्चुअली में सोरोस ने यूनाइटेड किंगडम की अनफेवरेबल पोजीशन को नोटिस करा। उनके हिसाब से जिस रेट पर यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में लाया गया वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसके कारण से ब्रिटिश इंटरेस्ट रेट्स उनके एसेट्स को नुकसान पहुंचा रहे थे। ERM एक टाइप का मैकेनिज्म था जिससे यूरोप को मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करी जा सके बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द कॉमन करेंसी यूरो, और एक्सचेंज रेट्स को स्टेबलाइज करा जा सके। और इन्हीं सभी रीजंस को देखते हुए सोरोस के फंड ने $10 बिलियन से भी ज्यादा पाउंड्स को शॉर्ट सेल कर दिया। और ये सब देखते हुए यूके गवर्नमेंट ने 16 सितंबर 1992 को ERM से स्टर्लिंग को विड्रॉ कर लिया, जिससे इस दिन को ब्लैक वेंसडे के नाम से जानने लगे। 1997 में हुए एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके कारण से द इकोनॉमीज ऑफ इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड साउथ कोरिया कोलैप्स्ड एंड मलेशिया सफर्ड इट्स वर्स्ट रिसेशन, उसमें भी सोरोस ने एक मेजर रोल प्ले करा। इसकी शुरुआत थाईलैंड से हुई और देखते ही देखते इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और मलेशिया भी इसकी चपेट में आ गए। सोरोस ने इसकी शुरुआत थाईलैंड और मलेशियन करेंसीज के अगेंस्ट एक बड़ी अमाउंट बिड करनी स्टार्ट करी, और देखते ही देखते इन सब कंट्रीज की करेंसी एक एक करके गिरने लगी। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद ने सीधे तौर पर सोरोस का इसका जिम्मेदार बताया और उनके लिए मोरोन, मूर्ख शब्द का इस्तेमाल करा। जब उनसे इस क्रैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर सवाल उठाए गए तो सोरोस ने बोला कि एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट आई डोंट नीड टू बी कंसर्न्ड विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माई एक्शंस। इसी तरह की एक सिमिलर बेट सोरोस ने जापान के येन के अगेंस्ट खेली थी, जहां उन्होंने फिर से $1 बिलियन तक का प्रॉफिट कमाया। अब ये सब जो पैसा आया इसका इस्तेमाल ये कुछ इस तरीके से करते हैं कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपने कई एनिमीज बना लिए, और इन सब के पीछे नाम आता है सोरोस की ओपन सोसाइटी का। कार्ल पॉपर से इन्फ्लुएंस होकर ओपन सोसाइटी के थॉट से ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी पहली ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की शुरुआत 1984 हंगरी में करी विद अ बजट ऑफ $3 मिलियन, जो कि आज 120 कंट्रीज में प्रेजेंट है। और ये क्लेम करते हैं कि इनकी फाउंडेशंस हेल्प टू प्रमोट द वैल्यूज ऑफ जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। जॉर्ज सोरोस ने अपने फिलेंथ्रोपिक करियर की शुरुआत 1979 में करी, जहां इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन साउथ अफ्रीका में ब्लैक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के लिए सपोर्ट करा, और उसके बाद से आज तक इन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस को $18 बिलियन से भी ज़्यादा डोनेट करे हैं। इन सब ओपन सोसाइटीज़ का वेरियस कंट्रीज में सोशल कॉसेज से ज़्यादा पॉलिटिकल कॉसेज में इन्वॉल्वमेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू ओपन सीक्रेट्स 2003-2004 के यूएस इलेक्शन साइकिल में सोरोस ने $23,581,000 527 ग्रुप्स को डोनेट करे, जिनका सोल मोटिव वॉज टू डिफीट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉकर बुश, जिसमें वो नाकाम रहे। 11 नवंबर 2003 में द वॉशिंगटन पोस्ट के साथ एक इंटरव्यू में सोरोस ने बताया कि प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को उनके ऑफिस से निकालना उनकी जिंदगी का सेंट्रल फोकस था। उनके लिए वो मैटर एक लाइफ और डेथ का मामला था। उन्होंने बताया कि अगर कोई उन्हें प्रेसिडेंट की हार की गारंटी देता तो अपनी पूरी संपत्ति लुटाने के लिए भी वो तैयार थे। यूएस के और भी कई इलेक्शंस में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, जहां इन्होंने ओबामा और हिलरी को खुलेआम सपोर्ट करा था बाय डोनेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स।
2022 यूएस इलेक्शंस में भी सोरोस कंट्री के लार्जेस्ट ओनर बने, जहां उन्होंने 128.5 मिलियन डॉलर्स डोनेट करे। वहीं दूसरी तरफ कुछ सोरोस बैक्ड प्रो डेमोक्रेसी इनिशिएटिव्स कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में बैन हैं। Since 2012, the Hungarian government has labeled George Soros as the enemy of the state, जिसके जवाब में सोरोस ने गवर्नमेंट को एक माफिया स्टेट बोल दिया। जॉर्जिया और अजरबैजान सहित कई देशों में क्रांतियों को भड़काने में मदद करने के लिए सेंट्रल एशिया के कई लीडर्स ने सोरोस को वर्ल्ड लेवल पर क्रिटिसाइज करा। ऑल्दो वो खुद भी एक जूइश हैं, लेकिन जब उनसे एक इंटरव्यू में इजराइल के ज्यूज पर सवाल करे तो उन्होंने बताया कि आई डोंट डिनाई ज्यूज द राइट टू अ नेशनल एग्जिस्टेंस, बट आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की माने तो सोरोस प्रो पैलेस्टीन कॉसेस को भी सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण से पीएम उन्हें अपोज करते हैं। अकॉर्डिंग टू हैक्ड ईमेल्स रिलीज्ड इन 2016, सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इजराइल को इंटरनेशनल फोरम्स पर टारगेट करते हुए एक सेल्फ डिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ चैलेंजिंग इजराइल्स रेसिस्ट एंड एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज पर सवाल उठाने का प्लान भी सामने आया। जॉर्ज सोरोस हमेशा से ही डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े क्रिटिक रहे हैं, जहां पर उनके अकॉर्डिंग ट्रंप के आइडियाज खुद में ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। सोरोस का मानना था कि ट्रंप एक ट्रेड वॉर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स पुअर परफॉर्म करें। उन्होंने ट्रंप को अल्टीमेट नार्सिसिस्ट तक कह दिया। 2019 में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी स्पीच में चाइना के लीडर शी जिनपिंग को टारगेट करते हुए द मोस्ट डेंजरस ओपोनेंट ऑफ ओपन सोसाइटीज बताया। 2015 में सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को रशिया से हमेशा के लिए बैन कर दिया, सिंस इन्वेस्टिगेशंस में उन्होंने पाया कि ये ओपन सोसाइटी रशियन फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम और रशिया के लिए एक बड़े थ्रेट थे। 2016 में आई स्पुतनिक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोरोस की ओपन सोसाइटी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ प्लॉट कर रही थी। रिपोर्ट ने 2012 में हुई एक मीटिंग को भी मेंशन करा, जो कि एंटी पुतिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने अटेंड करी थी, जहां उन्होंने रशिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए थे। इंडिया के खिलाफ भी इनके इंटरनेशनल रिमार्क्स को देखते हुए ये बहुत क्लियर है कि ये इंडिया के खिलाफ भी एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। इनको हम सबसे ज्यादा अच्छे से हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर जानते हैं, जिन्होंने इनको ओल्ड, डेंजरस एंड रिच कहते हुए कुछ ऐसे डिस्क्राइब करा है। Mr. Soros is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous. People like him think an election is good if the person we want to see wins. If the election throws up a different outcome, then we actually will say it's a flawed democracy. वहीं दूसरी तरफ कुछ एनजीओज और हर्ष मंदिर जैसे इंटेलेक्चुअल्स सोरोस की इन ओपन सोसाइटीज से क्लोजली एसोसिएटेड है, जहां इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करके सीएए के साथ दूसरी प्रोटेस्ट में लोगों को भड़काने और मैनिपुलेट करने में एक अहम रोल निभाया था। भारत जोड़ो यात्रा, जहां पर ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस के वाइस प्रेसिडेंट सरील शेट्टी भी राहुल गांधी के साथ इस मूवमेंट को लीड करते हुए दिखाई दिए। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने भी अपने स्टेटमेंट्स में यह जाहिर किया कि सोरोस का अल्टीमेट गोल क्या है, जहां वो बताती हैं कि कैसे सोरोस के स्टेटमेंट से यह बहुत क्लियर हो जाता है कि उन्होंने पीएम मोदी जैसे लीडर्स को टारगेट करने के लिए मिलियन डॉलर्स की फंडिंग करी है। एट लास्ट, किसी बाहरी ऑर्गेनाइजेशन या इंसान का हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी पर इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होना मेरी नज़रों में गलत है, सिंस ये लोगों की मानसिकता को एक पर्टिकुलर दिशा में लीड करता है, जिससे उनकी जानकारी के बिना उनकी डेमोक्रेसी अपने पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए छीन ली जाती है। बाकी आप भी अपने व्यूज जरूर नीचे कमेंट में लिखकर बताएं, बिकॉज ईच थॉट मैटर्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो डू प्रेस दैट लाइक बटन। टिल देन, जय हिंद।